पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियोस में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो साल 2023 के आखिरी हफ्ते के हवाले से है। 26 से लेके 29 दिसंबर 2023 के बीच में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन के ज़ुमरे में और दीगर भी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड ख़बरें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ओवरऑल इस हफ्ते की मूवमेंट और पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उसके हवाले से और डॉलर की प्राइस की मूवमेंट के हवाले से भी इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इस बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ का मकसद यही है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए जिसको स्टॉक मार्केट और उसमें मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी अथेंटिक ऑफिशियल ख़बरें हैं वो आपको मिलती रहें। क्योंकि इस सीरीज़ में जो भी ख़बरें आपके साथ शेयर की जाती हैं ये कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि ये वही ख़बरें होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से पब्लिकली नोटिफाई की जाती हैं। लेकिन चूँकि हर बंदे की उन पे नज़र नहीं होती इसलिए बहुत सी ख़बरें आपसे मिस आउट हो सकती हैं। तो वो सारी एक पैकेज की सूरत में इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं और इन कंपनीज़ में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हों या इन्वेस्ट करना चाहते हों तो आपके लिए ये ख़बरें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ अपडेट्स हैं वन बाय वन उनको देख लेते हैं और उसके बाद आगे चल के मज़ीद जो चीज़ें वो भी डिस्कस की जाएगी। जो पहली खबर है वो टीपीएलपी के हवाले से है। टीपीएल ने ऐलान किया है कि उसकी जो ज़ेली कंपनी है टीपीएल आरएमसी वो एक अपनी रीट को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने जा रही है, टीपीएल रीट फंड। और ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो रीट का सेक्टर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उसमें जैसे पहले हमारे पास डीसीआर और जीआरआर दो ऑलरेडी लिस्टेड रीट्स हैं, तो अब उसके साथ ये एक और रीट ऐड होने जा रही है। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी खबर है और इन इन जनरल स्टॉक मार्केट में जब नई कंपनीज लिस्ट होती हैं तो उससे वॉल्यूम बढ़ते हैं, गहमा गहमी में इजाफा होता है। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं ये एक पूल होते हैं जिसमें बेसिकली आप यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अमूमन अगर बात की जाए पाकिस्तान में इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आप आपकी जो सूरत है उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास करोड़ों का सरमाया होना चाहिए। ऑब्वियसली लाखों में भी हो सकता है लेकिन मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास थोड़े पैसे भी हैं तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का एक फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं। और जो रीट्स होती हैं ये बाय लॉ इनके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि अपनी जो अर्निंग है उसका 90% अपने शेयर होल्डर्स को या यूनिट होल्डर्स को लाजमी तौर पे देंगी डिविडेंड की मद में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जो कि एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। थोड़ा-सा स्टेडी और स्टेबल इनकम होती है, बहुत ज़्यादा इसकी वोलेटिलिटी भी नहीं होती और इसमें कैपिटल गेन के चांसेस नहीं होते रीट सेक्टर में ज़्यादा, क्योंकि प्राइसेस अमूमन एक स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर ही फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कोई ना बड़ी वेरिएशन नहीं आती। लेकिन स्टेडी एक रेंटल इनकम की तरह की आपके पास पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। अब जो दूसरी खबर है वो क्रिसेंट स्टील के हवाले से है। ये क्रिसेंट स्टील जो मुख्तलिफ़ किस्म के पाइप्स जो हैं उसके हवाले से काफ़ी पॉपुलर है और ये जो ख़बर है वो भी उसी हवाले से है कि स्विस सदर्न गैस जो है एसएसजी उसकी तरफ से इसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2121 मिलियन रुपीस का। और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये कंपनी 24 इंच डायमीटर के कोटेड स्टील पाइप्स हैं वो प्रोवाइड करेगी एसएचजीसी को। और ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की जो चौथी समाई है उस तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो क्रिसेंट स्टील इससे पहले भी मैंने इसी बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ में कुछ दीगर इनकी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी ख़बरें आपके साथ शेयर की थी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस कंपनी को बड़ी कंपनीज जो है ना वो इसकी काइंड ऑफ अ कस्टमर हैं, क्योंकि एस एस जी सी एस एन जी पी इस तरह की जो कंपनीज़ हैं आपको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान में जो इनका पूरा एक नेटवर्क है पाइप्स का। तो ऑब्वियसली उसमें अगर क्रिसेंट स्टील को इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस की निशानी होती है कि उनको अच्छे कस्टमर मिले हुए हैं जो कि इनकी सर्विसेज ले रहे हैं या इनकी प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा क्रिसेंट स्टील की अर्निंग्स के ऊपर इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स और सब्सिक्वेंट ईयर्स। अब जो अगली खबर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी एवियन के हवाले से है। एवियन ने ऐलान किया है कि उसकी जो सऊदी अरब में एक सब्सिडरी है एवेंसियन अरेबिया इंफोटेक
उसने जॉइंटली उम्मुल कुरा डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये दोनों यानी कि एवेंसन अरेबिया और उम्मुल कुरा, ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रही हैं। जॉइंट वेंचर है जो $3.6 मिलियन का है। और ये जो माहिदा है इसके तहत ये एवेंसियन और उम्मुल कुरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे मुश्तमिल एक स्मार्ट सिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी फॉर द रेजिडेंट्स एंड सिटीजन्स ऑफ मक्का। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। वैसे भी एवेंसियन पाकिस्तान से बाहर भी इसकी जो सब्सिडरीज हैं उनके थ्रू मिडल ईस्ट की खास तौर पे बात की जाए और दीगर ममालिक में भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ले रही है। और अभी उसी सिलसिले की ये एक सक्सेसफुल इनकी अचीवमेंट है। सऊदी अरेबिया में वहाँ की जो लोकल कंपनीज़ हैं, ज़ाहिर है उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, जॉइंट वेंचर्स होते हैं। लेकिन इन एनी केस ये एवेंसियन के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, विच मीन्स के कंपनी को बाहर भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, इनको अच्छी वहाँ पर एक फुटप्रिंट जमाने का मौका मिल रहा है। इसके बाद जो अगली खबर है वो द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड टॉम सीएल के हवाले से है, जो फूड सेक्टर की एक कंपनी है और चिल्ड और फ्रोज़न जो गोश्त है उसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से काफ़ी अरसे से ख़बरों में है। जैसे कुछ अर्सा पहले यूएई ने कुछ बैन्स लगाई थी, लेकिन उससे उस वक्त भी ये कंपनी उस बैन के अंदर नहीं आई थी और बदस्तूर ये उनको सी और एयर दोनों राउट से गोश्त दे रही है। अब जो इसकी ख़बर है वो ये है कि ये कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको मज़ीद बढ़ाने की तरफ जा रही है। और ये चिलिंग और फ्रीजिंग की जो इनकी सलाहियत है उसको बढ़ाने के लिए 150 मिलियन रुपए मज़ीद इन्होंने कैपिटल उस पे इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया है। जबकि इससे पहले भी ये 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं या उसके उसके हवाले से ये पैसे मुख्तस कर चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी ख़बर है कि कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रही है और साथ-साथ बिज़नेस के लिए जो इनको इनपुट्स हैं यानी कि इनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की तरफ भी अच्छी तरह तवज्जो दे रही है। और इन्होंने ये मेंशन किया है कि कंपनी यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना और दीगर ममालिक में जो एक्सपोर्ट कर रही हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, गोश्त को, फ्रोज़न और चिल्ड मीट प्रोडक्ट्स को, तो उसको ये मज़ीद वुसअत देने के लिए इनको ये कैपेसिटी बढ़ाना जो है ना ये मुआवन साबित होगा। और ऑब्वियसली ये इन्वेस्टर्स के लिए भी जो इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनके लिए अच्छी खबर है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रही है, विच विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द कंपनीज अर्निंग एज वेल इन फ्यूचर। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है marketswaves.com ने, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ सेक्टर्स की टॉप 100 कंपनीज़ के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। marketswaves.com इलियट वेव प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से एक बेहतरीन टूल कंसिडर किया जाता है। marketswaves.com पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज़ के हवाले से आपको बेहतरीन टेक्निकल डेटा फ्राहम करता है और इसकी बेसिस पे आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर एनालिसिस करके बेहतरीन स्टॉक्स का इंतखाब कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को कामयाब बना सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं जिसके मुताबिक आप अपनी जो भी रिसर्च है वो यहाँ पे कर सकते हैं और बेहतर पोजीशन बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे OGDC को देखें तो इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है एज ऑफ नाउ बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल वो बियरिश है। और साथ साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी यहाँ पर और जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर की जाती हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपनी ट्रेड्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं और एक कामयाब ट्रेडर के तौर पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब जो अगली खबर है वो हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड के हवाले से। इस हफ्ते ये कंपनी शुगर सेक्टर की वैसे भी बहुत सारी कंपनीज इस हफ्ते खबरों में रही हैं और उनके हवाले से मैंने वीडियोस भी बनाई हैं जो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज डिविडेंड भी अनाउंस कर रही हैं, इसमें हबीब शुगर मिल ने भी डिविडेंड अनाउंस किया। लेकिन ये जो खबर है वो इस हवाले से है कि कंपनी ने बाय बैक का फैसला किया है। 15 मिलियन शेयर्स अपने बाय बैक करने जा रही है, जो कि 10% बनता है इस कंपनी के टोटल जो शेयर्स मार्केट में फ्लोट हैं उसका। तो ये एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर बाय बैक कर रही है और इसके लिए उसने मेंशन किया है कि फरवरी से लेके जुलाई 2024 है, इस पीरियड के दौरान में ही वो उस मार्केट में से शेयर्स को उठाएगी मार्केट प्राइस के ऊपर। अब ये ख़बर पॉजिटिव इसलिए है कि बायबैक के हवाले से अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपनीज़ जब अपने शेयर्स को बायबैक करके कैंसल कर देती हैं तो फिर जो उनके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं मार्केट में जो फ्लोट हुए, उनकी तादाद कम हो जाती है और उसका उनकी जो फ़ाइनेंशियल्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं, अर्निंग पर शेयर हो गया, ब्रेकअप वैल्यू और दीगर जितने भी इस तरह की रेशोज़ हैं,
जहाँ पर उनके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स का यूज़ होता है उसकी कैलकुलेशन में, तो वो सारी की सारी बेहतर हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लेमैन टर्म में देखें तो अगर किसी कंपनी के टोटल शेयर्स ही 100 हों, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है और उसमें से अगर 5 आपके पास हैं तो इट मीन्स कि आप 5% ओनरशिप है आपके पास कंपनी की। लेकिन अगर उस कंपनी के शेयर्स कम होके 50 रह जाते हैं, तो अब भी अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं, तो अब आपकी जो ओनरशिप है वो डबल हो जाती है, आपकी ओनरशिप 10% हो जाती है। तो यही चीज़ बायबैक से भी है कि अब कंपनी के शेयर्स को बायबैक करेगी, नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हो जाएँगे, तो जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो ओनरशिप परसेंटेज है फ्रैक्शनल टर्म में वो बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये एक तरीका होता है कंपनीज़ का कि वो अपने शेयर होल्डर्स को या तो अपना जो उनके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफ़िट्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, उसमें से या तो डिविडेंड दे देती हैं या फिर उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि शेयर्स को बाय बैक करना शुरू कर देती है। जब कंपनी शेयर को बाय बैक करती है, तो फिर वो शेयर्स को जब कैंसल करती है, तो फिर उसका फ़ायदा हो जाता है उन लोगों को जो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टेड है। दूसरा ये कि एग्ज़िट का मौका भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो कि उस कंपनी में इन्वेस्टेड होते हैं और वो अपने शेयर से निकलना चाहते हैं, तो उनको वैसे तो सेकेंडरी मार्केट में सेल से भी अपॉर्च्युनिटी मिल ही रही होती है, लेकिन इस केस में चूँकि ये बल्क में ज़्यादा शेयर्स खरीद रहे होते हैं, तो ये भी एक अपॉर्च्युनिटी होती है उनके लिए कि वो एक एग्ज़िट करना चाहें तो एग्ज़िट कर लें। अब कुछ दीगर मुतफ़र्रिक़ ख़बरें हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एवेंसियन के हवाले से एक और ख़बर कुछ दिन पहले मैंने इसी बाख़बर इन्वेस्टर में कामयाब इन्वेस्टर सीरीज़ में डिस्कस की थी कि वो उनकी एक जो सब्सिडियरी है एम्पिरिक एआई के नाम से उसको वो बेच रहे हैं बेचने से मुराद ये है कि उनको ऑक्टोपस डिजिटल जो है वो एक्वायर करने लगी है। तो ऑक्टोपस इटसेल्फ एवियन की एक सब्सिडियरी है, तो अब आज ख़बर ये है कि ऑक्टोपस ने ट्रांसफ़र का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है, यानी कि अब एम्पिरिक एआई डायरेक्टली एक सब्सिडियरी बन गई है ऑक्टोपस की, ना कि एवियन की। दूसरी खबर ये है कि फौजी फूड्स के हवाले से ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि फौजी सीरियल्स और फौजी इंफ्रावेस्ट इनको एक्वायर करने के हवाले से इन्होंने अनाउंस किया था कुछ हफ्ते पहले। तो अब उनको बाकायदा इसका अप्रूवल मिल गया है। इनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई तो उसमें शेयर होल्डर्स की तरफ से इनको अप्रूवल मिल गया है। अब ये ऑथोराइज्ड हैं कि ये फौजी सीरियल्स और फौजी इंफ्रावेस्ट को ख़रीद सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है फौजी फूड्स की कि ये अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, मज़ीद प्रोडक्ट लाइन्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा फ्यूचर में फौजी फूड्स की ओवरऑल अर्निंग्स या प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर। अब एक नेगेटिव खबर ये है कि वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री मैनेजर हैं, जो जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वहाँ पर कुछ पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है या जो अभी कमाशी मंजरनामा है उसके बारे में उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि ये मौजूदा जो माशी निज़ाम है हमारा वो नकारा है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे जो पीयर्स हैं, हम असर हैं, दीगर जो कंट्रीज़ हैं जिन जो एक वक्त में एक ज़माना था कि हमारे साथ कम्पीट कर रहे थे या हमारे बराबर ही के लेवल पे शुमार होते थे, अब हम उनसे पीछे रह चुके हैं। और साथ-साथ उन्होंने ये कहा कि इस सिचुएशन के अंदर इस्लाहात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और इस्लाहात के बगैर ये जो मौजूदा निज़ाम है ये फ़ेल हो चुका है। इसमें उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं जिसमें ये भी है कि मौजूदा निज़ाम के अंदर जो ग्रोथ भी होती है तो उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ एलीट का एक छोटा-सा सेगमेंट है उसको ही हो रहा है। बाकी जो बड़ा सेगमेंट है पॉपुलेशन का वो फ़ायदा नहीं उठा रहा। और दीगर बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स मेंशन किए हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हवाले से और दीगर जो पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हमारे सामने ही हैं, हमसे कुछ भी ढका छुपा नहीं है। जो मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है, जो नाजुक सूरत हाल है और जिस तरह हम माशी तौर पे इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं, वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली हमारे सामने हैं। लेकिन एक आलमी इदारा जब अपने खदशात का इज़हार करता है तो वो एक ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है या फूड फॉर थॉट बन जाता है और ज़रूरत बन जाती है कि अब इस तरह के जो इदारों की रिकमेंडेशंस हैं उसको कंसीडर किया जाए। आगे चलते हैं। अब हम अभी एक मनफ़ी खबर के बाद कुछ मुस्बत भी हमें देखने को मिला। इस हफ़्ते अगर आप देखें तो हमारे जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं, उसमें एक सिग्निफ़िकेंट जंप हमें देखने को मिला। लास्ट वीक जो डेटा था 15 दिसंबर का उसमें 12.07 बिलियन यूएसडीज़ थे। क्यूमुलेटिव बात कर रहा हूँ जो स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के हैं। अभी ये 12.86 पे चले गए हैं, एक सिग्निफ़िकेंट जंप हमें देखने को मिला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अ, 13 अक्टूबर को 12.91 थे, उसके बाद फिर नीचे ही रहे 12.66 और फिर नीचे मुसलसल हमें डिक्लाइन और अब बहुत अरसे के बाद फिर दोबारा से वो नंबर 12.66 का क्रॉस हुआ है, 12.86 पे गए हैं। और इसमें जो उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट को कुछ जो पेमेंट्स मिली हैं वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इसके अंदर इंक्रीज़ का। तो अब जनवरी में चूँकि 10 जनवरी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द डेट 10 जनवरी को आईएमएफ के साथ भी हमारी
मुमकिन तौर पे जो एक ट्रांच के हवाले से डिस्कशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि उसका स्टाफ लेवल अप्रूवल तो ऑलरेडी हो चुका है, बोर्ड अप्रूवल बाकी है। तो बोर्ड अप्रूवल अगर हो जाता है तो उसके बाद सूनर हमें एक और 700 मिलियन की एक ट्रांच मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली उसका एक अच्छा असर पड़ेगा हमारे जो रिजर्व्स हैं उसके ऊपर। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि इस साल में, इस कैलेंडर ईयर 2024 में काफ़ी सारी जो हमें प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, डेट रीपेमेंट्स हमें करनी हैं। तो डेट सर्विसिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो ये साल आसान नहीं होगा। तो अब देखना ये है कि आगे चलकर आईएमएफ के साथ इस ट्रांच और फिर सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में आईएमएफ के साथ हमारी किस तरह की नेगोशिएशंस होती हैं। कोई अगर मज़ीद हमें वहाँ से पैसे मिल जाते हैं तब ही हम अपने रिजर्व्स को सस्टेन या मेंटेन करने में कामयाब होंगे, इनको बढ़ाने की कोई पोजीशन में होंगे और अपने जो डेट सर्विसिंग है उसमें कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज़ ये इस वक्त हमारी जो नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से देखें तो ना तो हमारी एक्सपोर्ट्स कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़ रही हैं, ना ही हमारे इंपोर्ट्स कोई बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, ना ही कोई और इतना बड़ा फैक्टर है जिसकी बेस पे हम कह सकें कि हमारे रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहरहाल, होपिंग फॉर द गुड कि इलेक्शन अगर होता है और उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट हमारी इकानमी पे भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। डॉलर की अगर बात करें तो इस हफ्ते में भी बहरहाल रुपी स्ट्रेंथन होता रहा मज़ीद। 26 चूँकि पहला वर्किंग डे था, 25 की छुट्टी थी, तो 26 को आप देखें तो 282.37 पे क्लोज़ हुआ और फिर हर रोज़ कुछ ना कुछ मज़ीद बेहतरी होती रही रुपये की, और आज जो क्लोजिंग है वो 281 रुपये 86 पैसे पे। तो कुल मिला के इस हफ्ते के 4 दिनों में आप देखें तो लगभग 51 पैसे की बेहतरी हुई रुपए में डॉलर के अगेंस्ट। कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारी करेंसी की अगर डिप्रिसिएशन नहीं हो रही, इंप्रूवमेंट ना भी हो तो डिप्रिसिएशन ना होना भी इटसेल्फ एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि 315, 320, 330 ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो अभी इस सूरत हाल में अगर करेंसी एक स्टेबल पोजीशन पे होती है तो ऑब्वियसली वो एक मुस्बत चीज़ होगी और उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। अब अगर हम इस हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की सिचुएशन देखें तो अच्छी खबर ये है कि क्रूड ऑयल जो कि 81 से ऊपर चला गया था, दोबारा से कुछ उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है और इस वक्त 77.1 पे है। तो हमारी इकानमी के लिए, जैसे हर वीडियो में मैं कहा करता हूँ कि इंपोर्ट बिल जो होता है उसमें ऑयल सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटर होता है। तो ऑयल की प्राइसेस जितनी नीचे रहेंगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ओवरऑल हमारे कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। तो ये एक अच्छी खबर है और यही हमें हमारी ख्वाहिश भी है कि इंटरनेशनली ऑयल की जो सप्लाई है उसके हवाले से, चूँकि ओपेक और दीगर जो ऑयल के मेजर प्लेयर्स हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, फिर जो इंटरनेशनली जो मुख्तलिफ मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल दोनों लेवल्स पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के क्राइसिस और इस तरह की चीज़ें, तो उसका भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी अच्छी चीज़ ये है कि मिडल ईस्ट के क्राइसिस के बावजूद, जैसे आपको पता है कि पैलेस्टाइन की जो सिचुएशन है उसकी वजह से कुछ अर्सा पहले ये खदशात थे कि शायद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा जंप कर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक ऑयल सस्टेन कर रहा है और काफ़ी नीचे है और ये एक अच्छी चीज़ है हमारी इकानमी के लिए। अब अगर हम स्टॉक मार्केट में केएसई 100 इंडेक्स को देखें इस हफ्ते के दौरान, तो जो 26 दिसंबर का दिन था, ट्यूसडे को, जो कि पहला वर्किंग डे था या पहला ट्रेडिंग का दिन था, वो दिन तो काफ़ी ज़्यादा रेड हमें देखने को मिला। एक बड़ी हमें रेड कैंडल मिली जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में पैनिक फैला और यूँ लगा कि शायद ये अब बियरिश ट्रेंड जो है ये मुसलसल चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी आप देखें तो मुसलसल गिरावट ही रही। 66,000 से इंडेक्स नीचे जाकर 61,000 से भी नीचे चला गया था और फिर जो ये क्लोजिंग थी ट्यूसडे की, इसमें तो 59,000 से के ऊपर आ गया था। 59,100 कुछ के ऊपर था हमारा इंडेक्स जो इसकी क्लोजिंग हुई थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उसके बाद फिर दोबारा से कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली। 27 को देखें तो एक बड़ी हमें कैंडल देखने को मिली और इसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आई। और फिर 28 की बात करें और आज की बात करें तो ये तीनों दिन हमारी जो मार्केट है उसके लिए मुस्बत रहे और इंडेक्स दोबारा से 62,451 पे गया। ऑल्दो के जितनी डिक्लाइन आया था 66,000 से पिछले हफ्ते में 61, और इसके बाद इस हफ्ते में जो डिक्लाइन आया अगर वहाँ पे आप देखें तो 61,000 कुछ पे था जब ओपनिंग हुई थी ट्यूसडे को। लेकिन उतना 66,000 तक तो ऑब्वियसली इतना जल्दी जाना नहीं था। लेकिन अच्छी चीज़ ये है
कि इस हफ्ते को जो ओपनिंग हुई थी उससे बहरहाल हम आज जो हमारी आज की क्लोजिंग है वो ऊपर ही है। तो 62,451 पे आज की क्लोजिंग हुई। तो ये मुसलसल 3 दिन और उसमें आज के दोनों सेशंस को देखें दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अच्छी बात ये है कि इंडेक्स के अंदर दोबारा से बेहतरी आना शुरू हो गई है, दोबारा से एक रिकवरी आई है। और अब ये जो लेवल था 59,100 का, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक लिहाज से सपोर्ट बन गई है। तो अब देखते हैं कि अब ऊपर की तरफ जाते हुए क्या ये 66,000 का जो हिस्सा है उसको दोबारा पहुंच पाएगा। तो अभी बज़ाहिर तो सूरत हाल बेहतर लग रही है, और जनवरी में जो सेकंड वीक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आईएमएफ के हवाले से जो खबर आएगी उसका असर पड़ेगा। अगर वो मुस्बत खबर आती है वहाँ से पैसे का इनफ्लो आने के चांसेस बढ़ते हैं, और बोर्ड की अप्रूवल आ जाती है जैसे एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक अच्छा असर डालेगा मार्केट पे। बहरहाल ये भी मैं बताऊं कि वॉल्यूम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस हफ्ते में अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स एज सच कोई इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी देखना है कि अब चूँकि ईयर एंड है, तो अगले हफ्ते से नए साल की शुरुआत होगी, तो उसमें दोबारा से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जैसे आईएमएफ की जो हमारी बातचीत है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्लस पॉलिटिकल साइड के ऊपर इलेक्शन के हवाले से जो अभी तक सिचुएशन है, अभी तो यूँ लग रहा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, लेकिन इलेक्शन का वक्त पे होना, शफाफ इलेक्शन का होना, और इलेक्शन का एक्सेप्टेबल होना इंटरनेशनली और लोकली, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती फरवरी के बाद, तो फिर खुदा न खास्ता मार्केट के लिए और ओवरऑल इकानमी के लिए वो किसी लिहाज से भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस की गई आपके लिए यूज़फुल होगी, और इस हफ्ते ओवरऑल मार्केट में जो भी मूवमेंट्स रहीं उनको समझने में मदद देगी। इस हफ्ते बहुत सारी कंपनीज़ ने डिविडेंड्स भी अनाउंस किए, उस हवाले से भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।